प्राध्यापक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 5 जून 2023 के द हिंदू एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला न्यूज, आपको सबसे पहले आज की मैपिंग देखनी है। ठीक है, मैपिंग कौन सी? वॉर्सो और आपका स्विस कैनल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्विस कैनल और आपका वॉर्सो। वॉर्सो कहाँ पे? आपका पोलैंड में है। ठीक है, पोलैंड की बॉर्डरिंग कंट्री क्या क्या लगता है? रशिया, बाल्टिक सी के साथ लगता है, लिथुनिया, आपके बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मन। ठीक है, इनके साथ इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। ठीक है, कंट्रीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ स्विच कैनल देखना है। क्यों? अभी इसका रीज़न बताएंगे, पहले हम स्विच कैनल को देख लेते हैं। देखिए स्विच कैनल क्या है? जो एक रास्ता है, शॉर्ट रास्ता है, जो किसके साथ? मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो है, ये रास्ता जो है बहुत शॉर्ट है, जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। ठीक है, इसका कंट्रोल तो है इजिप्ट के पास है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच कैनाल जो है न्यूज़ पे है, तो इसका आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये किसके अंडर में है? इजिप्ट में। और कहाँ लगता है? इजिप्ट के साथ इसकी बॉर्डरिंग लगती है। और किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को ये जोड़ता है। और 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, श्रम ए सिल्क। ठीक है, जहाँ पर अभी आपको पता है कि COP27 की मीटिंग हुई थी। साथ ही साथ आपको इज़राइल ये दिख रही है, सीरिया, इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट में ही आपके कौन सी रिवर जाती है? नाइल रिवर जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, वर्ल्ड की। और ये यहाँ से होके आपका मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्यों हमारे लिए स्विच कैनल जो है इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस रास्ते पे क्या हुआ था, ये जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं स्विच कैनल ट्रैफिक रिज्यूम आफ्टर स्टैंडर्ड टैंकर टग्ड अवे। एक जो टैंकर था वो कहीं ना कहीं इसमें फंस गया था, और उसके कारण से जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही थी, जिसके कारण से जो पीछे के आने वाले जो आपके जो भी जहाज़ थे वो कहीं ना कहीं रुक गए थे। ठीक है, तो बढ़ नहीं पा रहे थे। अभी ये क्या हो गया है? रिज्यूम हो गया है। ठीक है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है ये, जिसमें अटक गया था, कोई भी एक शिप अटक गया था, जिसके कारण से ये जो पीछे शिप आने वाली रास्ता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, वर्षो क्यों है? पुलिस अपोजिट पार्टी स्टेज मेजर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। अब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट आपको मैचिंग करके दे सकता है, मैचिंग द फॉलोइंग में दे सकता है कि वर्षो जो है वो पोलैंड में है, या फिर वर्षो जो है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ था। इस तरह की मैचिंग में जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, कल मैंने आप लोग को 2 इम्पोर्टेंट जो मैपिंग है वो करवाया था। आप उन दोनों मैपिंग के मुझे नाम जो है आप बताएंगे। सिनेगल, ठीक है, एक तो सिनेगल करवाया था और दूसरा नाम आपको तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहला न्यूज़ GS1 की माली कम्युनिटी। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है कि माली कम्युनिटी क्या है? देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? माली कम्युनिटी कहाँ की बात की जा रही है? जयपुर की बात की जा रही है, राजस्थान की। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है यहाँ इंपॉर्टेंट है? ये रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, किसमें? जॉब्स में और हायर एजुकेशन में। देखिए जॉब्स और रिजर्वेशन क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। रिजर्वेशन जो है अगर रैशनल तरीके से हो तो वो रिजर्वेशन जो है ठीक है, और इरेशनल तरीके से हो तो फिर तो वो गड़बड़ है। जैसे कि आपके 50% जो है सील लगा रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहा है कि रैशनली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है सारी चीज़ों का, इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहता है हर चीज़ के। लेकिन ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, तो उस चीज़ का भी सुप्रीम कोर्ट जो है ध्यान रख रही है। तो यहाँ रिजर्वेशन जो है कितने की डिमांड कर रहे हैं? 12% की डिमांड कर रहे हैं कि जॉब्स और हायर एजुकेशन में जो है माली कम्युनिटी को मिला जाए। बस यही न्यूज़ है। आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है? इसमें माली कम्युनिटी याद रखनी है। और ये क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, कितने परसेंट की डिमांड कर रहे थे? 12% की। तो इसमें ये जो डिमांड है इसको याद रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माली कम्युनिटी आपको याद रहनी चाहिए। कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है आपका हिमाचल एंड पंजाब अपीयर्स सेट फॉर फेस ऑफ ओवर सनान पावर प्रोजेक्ट। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, सनान पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है? हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सनान पावर प्रोजेक्ट के वजह से क्या हो रही है? इनके बीच में क्लैशेस हो रही है। ठीक है, किसके बीच में? हिमाचल और पंजाब। ठीक है, फेस ऑफ हो रही है किस पे? सनान पावर प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना। ठीक है, सनान पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के मांडी में है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है वो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, द 99 ईयर लीज ऑन द ब्रिटिश 100 मेगा, ध्यान रखिए ये चीज़ का ध्यान रखिए, 110 मेगावाट। ठीक है, देखिए न्यूज क्या चल रहा है, इशूज़ क्या चल रहे हैं। इशूज़ ये चल रहा है कि जो प्रोजेक्ट थे 110 मेगावाट का, जो 99 ईयर्स की लीज पे थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही ये लीज पे थे, किसके पास, ये था आपका पंजाब के पास। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, इसका लीज जो है ख़त्म हो रहा है 2024 में। ठीक है, लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन टेको अगर कंट्रोल किसके है, पंजाब के। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बात क्लासेस में आ रही है कि ये 2024 में जब इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो टेक ओवर पावर है वो हिमाचल को जाना चाहिए, लेकिन पंजाब इस तरह से मना कर रहा है कि इसका हम लोग जो है हैंड ओवर जो है नहीं करेंगे और प्रिपेयर करेंगे टू टेक लीगल रिक्रॉस टू रिटेन इट, इसको रिटेन करने के लिए हम लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है, यही आपका क्या है, न्यूज़ है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, फैसला क्या होता है, वो तो हम आगे आने के टाइम पे बात करेंगे, लेकिन आपको बस ये याद रखना है सनान पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल के मांडी डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ इस पर कंट्रोल किसका है, पंजाब का। ठीक है, और कितने साल के लिए लीज पे था, 99 ईयर्स के लिए। ठीक है, और कितने मेगावाट का है, 110 मेगावाट्स का। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी। चलते हैं अब अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए अगला न्यूज़ है, सेंटर रूलिंग इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी टू एसटी वुमेन। ठीक है, ये क्या है, इक्वल शेयर प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर देने की बात कर रहा है एसटी वुमेन्स को, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब के वुमेन्स हैं उनको कहीं ना कहीं इक्वल शेयर की बात कर रहा है प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अप्लाई बेनिफिशियल प्रोविजन शेड्यूल ट्राइब वुमेन हु प्रोटेस्ट हिंदुइज्म टू इनेबल देम इनहेरेंट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर फादर एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, क्या कह रहा है, जो हिंदू रूल के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो रूल है वो क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए किसको, वुमेन्स को। ठीक है, कौन से वुमेन्स को, जो शेड्यूल ट्राइब के वुमेन्स है उनको कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो प्रॉपर्टी पे। लेकिन क्या आज के सोसाइटी में ऐसा होगा, एक्चुअली ये चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज किस कारण से हो रही है, क्योंकि जब हम लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं, लिटरेसी रेट अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लोगों की माइंडसेट क्या होगी, माइंडसेट भी चेंज होगी, और इस माइंडसेट के चेंज होने के कारण से कहीं ना कहीं जो वुमेन डिप्राइव्स थे वो कहीं ना कहीं अब आगे आके सामने आएंगे और उनको भी इक्वल शेयर जो है अब मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये आएगा कब, ये आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक टाइम होगा कि इस पे बात की जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी किसके अंडर में आता है, प्रॉपर्टी आता है लिस्ट 3 ऑफ 7th शेड्यूल के। ठीक है, लिस्ट 3 7th शेड्यूल, यानी कि प्रॉपर्टी जो है उस पर कानून जो है सेंटर भी बना सकता है प्लस स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, और जो ये क्या कह रहे हैं कि कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट से। अगर प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ कानून लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा न्यूज़ था इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ थोड़ा आपको और सी लगेगी, डिवोटेड्स नॉट वेयरिंग राइट क्लॉथिंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एंट्रिंग उत्तराखंड टेम्पल। अब देखिए क्या बात हुई, उत्तराखंड में जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ क्या हो रहे हैं कि जो डिवोटी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे डिवोटी आते हैं जो कपड़े जो पूरी तरह से ढके हुए नहीं रहते हैं, जिसके कारण से जो वहाँ जो श्रद्धालु लोग आते हैं कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको प्रॉब्लम होगी तो वो सोचते हैं ये हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या कहा गया है, जो भी ओनली वुमेन हु आर देयर बॉडीज कवर 80% एंटर द टेम्पल, सेक्रेटरी ऑफ महानिर्वाणा अखाड़ा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो भी डिवोटीज़ है, अगर वुमेन्स के लिए कि 80% अगर कपड़ा, देखिए यहाँ पे एक बात की गई ओनली वुमेन। ठीक है, 80% अगर कपड़ा उनके शरीर पे नहीं है तो इसका मतलब वो टेम्पल पे एंट्री नहीं कर सकते। अब देखिए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि इंडिविजुअल राइट नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपके रिलीजियस सेंटिमेंट की भी बात होती है।
तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि दोनों को बैलेंस किया जाए। क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए रिलीजियस चीज़ें, ऑटोमेटिकली बात है आज के टाइम पे जो भी लेडीज़ें होती हैं या फिर महिलाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस चीज़ों पे जाएंगी, तो मोस्टली आप देखे होंगे कि घर सर पे कपड़ा रखती है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करती है। ठीक है, तो उस क्यों करती है? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो किसी पवित्र जगह पे जा रही है जिससे कि रिलीजियस सेंटिमेंट उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस कारण से हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो होती है कभी कभी अगर हम इंडिविजुअल राइट्स की देखें, अगर 80% कपड़ा आप किस तरह से इसको डिफ़ाइन करोगे, ये चीज़ को बताना ज़रूरी है। ठीक है, कि कितने चीज़ें कपड़े होने चाहिए, 80% कपड़े का मतलब है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और जो फेमस टेंपल है हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फेमस टेंपल है वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है कि जो 80% अगर कपड़ा बॉडी पे नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको क्या किया जाएगा, टेंपल में जाने से रोका जाएगा। ठीक है, ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसका जो मेन पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना हो। जो भी डिवोटीज़ आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो बूढ़े बुजुर्ग मोस्टली आते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कभी कभी बुरा ऐसा फील होता है। मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन एक्चुअली एक इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात होती है। ठीक है, सबको अपनी राइट्स है, वो बात भी सही है। तो जिसके कारण से इस चीज़ को पूरी मतलब पूरी लोगों के ऊपर थोप देना ही बेटर नहीं होगा। कुछ मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा जिसके कारण से इनकी बैलेंस बन सके। ठीक है, बैलेंस बन सके इन द सेंस कि आप कि जो भी इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे अब मान लीजिए गंगा स्नान है, गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। अब वहाँ पे किस तरह से स्नान किया जाए, कुछ एक्टिविटी, तो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पहले बता दिया जाए। ठीक है, अब क्या और एक चीज़ क्या कह रहा है, द बैन फॉलो रिपीटेड कंप्लेन। किस वजह से हुआ? अगर ये जो बार बार कंप्लेन हो रहा है, भाई लोग इतने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हो रही है, तो उसके कारण से वो कंप्लेन किए और ये कंप्लेन करने के कारण से ही इस चीज़ को लागू किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा गया? द इम्पोजिशन ऑफ बैन फाउंड सपोर्ट अमंग शेयर इन हरिद्वार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 56 फ्लैप सेल ब्लैक टर्टल डेड इन फायर प्राइवेट लैंड इन कसूरगढ़। कसूरगढ़ में क्या हुआ कि आग लगा दी गई, वो जो खाली लैंड थी और उसमें जो 56 फ्लैप सेल थे और ब्लैक टर्टल थे, फ्लैप सेल थे ब्लैक टर्टल, वो भी उसके साथ क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है, अब क्या था, 56 का टर्टल बर्न्ट टू डेथ आफ्टर फायर ब्रोक इन 5 एकड़ वेटलैंड इन पियांकी नियर चेरुवुर, कासरगोड, केरल। केरल में क्या हुआ, जो फायर लगा, आग लगने के कारण से 56 टर्टल जो है वो क्या हो गए, डेथ हो गए। ठीक है, और ये क्या था, जो प्राइवेट लैंड था जिसमें पैडी, ट्रीज और सब्स थे, वो भी क्या हो गए, इज बिन अब्लेज फ्रॉम पास्ट 2 days। 22 जो क्या थे, इंडियन फ्लैपसेल थे और 34 जो है ब्लैक टर्टल। ब्लैक टर्टल जो थे वो 34 थे और आपके इंडियन फ्लैपसिक जो थे, फ्लैपसेल जो थे वो आपके कितने थे, 22 थे। टोटल कितना हो गया, 56। देखिए ये जो आते हैं दोनों टर्टल किस में आते हैं, शेड्यूल आपके 1 में और शेड्यूल 2 में, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन दोनों के नाम को आपको एक बार कम से कम माइंड में रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब एक बार आपको दिमाग। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिज कोलैप्स हुआ है कहाँ पे, जो बना था 1716 करोड़ में, गंगा के ऊपर, बिहार में कोलैप्स हो गया। अब कोलैप्स होने का रीज़न क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्या जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं, क्या वो उसका जो यूजेस है कहीं ना कहीं ठीक जगह पे हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है? मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, क्या वो मटेरियल कौन सी क्वालिटी का है, क्या वो चेकिंग हो रही है? जो इंजीनियर या आपके जो वर्कर है जो हायर कर रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है उस चीज़ को करने के लिए? क्या कोई चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मिलती है तो कोई चीज़ को हमें नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़, अगर नुकसान हुआ है 1716 करोड़ का, इसका मतलब ये नहीं कि ये गवर्नमेंट से निकला और खर्च हुआ, ये लोगों के टैक्स से निकला हुआ है। और आप अगर टैक्स का पैसा अगर ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक आगे भी क्रिएट होगा।
सपोज करो अगर ये ब्रिज बन गई होती तब क्या प्रॉब्लम होता, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हम लोग काम करवा रहे हैं क्या वो टाइमली हो रहा है, ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है। टाइमली के साथ साथ उसकी इफ़िशियंसी और जो क्वालिटी वो भी मेंटेन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोलैप्स हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है। सेकेंड टाइम जो हुआ है, क्या हुआ था, इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट द 4 लेन ब्रिज कनेक्ट सुल्तानगंज भागलपुर वनी खगड़िया कोलैप्स। दूसरी बार हुआ है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये पहले भी कोलैप्स हो चुका था। किसके कारण से, हवा और बरसात के कारण से। जब स्ट्रॉन्ग विंड और आपके रेन हुई थी तो उस टाइम पे ये फिर कोलैप्स हुआ था और दोबारा आज कोलैप्स हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि चेक इन बैलेंस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, हमें साफ साफ पता लग रहा है कि पिछली बार जो घटना हुई है उससे कम से कम सीख लेके कोई नई चीज़ें डेवलप करें और कुछ नया तरीका सोचे, तो जब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक सकते हैं। नहीं तो ये आगे और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, GS3 का। देखिए अभी न्यूज़ में ये चीज़ तो बनी रहेगी। ठीक है, रेलवे सेफ्टी। ठीक है, अभी आगे न्यूज़ भी है एक और जिसमें हम बात करेंगे। क्या रेलवे सेफ्टी जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या पाया कि कॉलिजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुआ है। पीपल रिस्पॉन्सिबल एरर आइडेंटिफाइड। ठीक है, बोर्ड से साबोटेज हैज़ नॉट बिन रूल्ड आउट। देखिए प्रॉब्लम क्या है, किसके वजह से हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे लेना देना क्यों नहीं है अभी, देखिए अभी हमारे लिए मेन इशू है जो लोग डेथ हुए। ठीक है, क्यों लोग इस डेथ होने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या हमारी रेलवे या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम यूज़ नहीं कर सकते? क्या इस कोलैप्स को हम रोका नहीं जा सकता था? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे कि हम इन चीज़ों को बेटर बना सकें? एक ट्रेन दूसरे से टकराती है और वो जाके फिर तीसरे से टकराती है, तो कहीं ना कहीं 3 ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान ट्रेन को तो छोड़िए, जो ह्यूमन है उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा पहुंचा है। किसी के घर में कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, किसी का एक ही बेटा कमाने का था, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेथ हुई है क्या वो भरपाई हो सकती है? गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है पैकेज का, क्या वो चीज़ भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सिग्नल इंटरफेरेंस हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन चीज़ है कि आप इस चीज़ के लिए कितना आगे काम कर रहे हो और किस तरीके से काम कर रहे हो, ये देखना ज़रूरी है। अगर आपने इस काम को पहले ही, जो चीज़ होना है उस चीज़ को पहले से प्रिपेयर करते, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं आती। अगर सिग्नल की प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं, अगर पता लग रहा था, तो उसको प्रिलिमिनरी कंडीशन में ही उसको क्या करना चाहिए था, उसको हटाना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे काम करना होगा कि हमारे यहाँ पे जो रेल एक्सीडेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो। उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। क्या इसको रोका जा सकता था? अब देखा जाए तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। देखिए जो नेचुरल कैलेमिटी आनी है या फिर जो डिजास्टर होना है, ठीक है, वो तो होके रहेगा, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, लोग ये कहते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि इस तरह की कैलेमिटी को हम रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, रेलवे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं अगर लोगों में वो चीज़ डेवलप हो कि हमारे वजह से किसी दूसरे का नुकसान ना हो। अगर लोग इतना सोचने लगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्यूशन कर सकते हैं और उसको मिटिगेट कर सकते हैं। देखिए डिजास्टर अलग चीज़ है और उसको मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हम उस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें हमारी जो नुकसान हो वो कहीं ना कहीं कम हो। ठीक है, अब जैसे
कॉलिजन होने के बाद ब्लड की सप्लाई, हॉस्पिटल, आपके जो हेल्पलाइन नंबर, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है गवर्नमेंट को। लेकिन क्या इतनी हेल्पलाइन ही सफिशिएंट है? क्या इतने पे ही हमें रुक जाना चाहिए? नहीं, हमें इसके लिए और नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जिससे कि हमें क्या करना होगा, इस तरह के डिजास्टर को रोकना पड़ेगा। इस तरह की डिजास्टर ही नहीं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं रोकथाम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कवच सिस्टम जो है ये एक तरह का ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कॉलिजन सिस्टम है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, 2 ट्रेनें आ रही है, अगर ये दोनों टकराने वाले तो कहीं ना कहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इनको ये पता लग जाएगा कि आगे ट्रेन है, जिसके कारण से ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक सिस्टम को हैंडल करेगा। अगर कहीं ना कहीं जो आपके ड्राइवर है, वो लोको पायलट है, वो कहीं ना कहीं फेल होता है इस चीज़ को करने में। ठीक है, अब देखिए जो इसकी ट्रैफिक कॉलिजन है, देखिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो एरर होने की वो 1 in 10,000 ईयर, 10,000 ईयर में एक बार कहीं तक की अगर ख़राब हुआ तो ख़राब हुआ। ठीक है, इस तरह की ये कनेक्शन है, मतलब कितना बेटर सिस्टम है। ठीक है, ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, ट्रांसमिटेड करता है, टावर स्टेशन को कनेक्ट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ जो है कनेक्ट होता है और हेल्प करता है 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों वे से, यानी कि इस ट्रेन को भी और इस ट्रेन को भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, और जिसके कारण से मैसेज भेजकर स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, इमरजेंसी मैसेज भिजवाता है। द इंस्ट्रूमेंटल पैनल इनसाइड द कैबिन हेल्प द लोको पायलट नो अबाउट द सिग्नल इन द एडवांस विदाउट विजुअल साइटिंग, बिना किसी चीज़ को देखे वो उस चीज़ को समझ जाता है और उसके बाद स्पीड मेंटेन के लिए परमिशन देता है। ठीक है, जिसके कारण से अगर रेड लाइन जंप भी कर जाते हैं एंड 2 ट्रेन कम इन फेस टू फेस सेम लाइन, जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एक्टिव होने के बाद उस चीज़ को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, जिससे कि कारण ब्रेक लगाएगा और जिसके कारण से कॉलिजन जो है अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो ये कवच सिस्टम कहाँ, ये कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, देखिए अभी ये ट्रायल पीरियड में इंस्पेक्ट द ट्रायल कवच वर्किंग सिस्टम बिटवीन, कहाँ है, गुलागुड़ा चित्रगिडा रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, इसको क्या किया गया था, ट्रायल वर्जन पे लिया गया था। ठीक है, लास्ट मार्च में। ठीक है, लेकिन अभी इसको क्या है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं ये बेटर हेल्प करेगा ट्रेन कॉलिजन के सिस्टम को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। देखिए एडिटोरियल सेक्शन ये अच्छा न्यूज़ है। क्या कह रहा है, स्पेयर्स ऑफ द रोड चेंज द लॉ। अब देखिए इससे चीज़ों को समझिए, जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसकी चीज़ों को समझिए। देखिए क्या है, मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरा एक कंपनी है ए जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है। ठीक है, एक कंपनी बी है जो आपका है वो भी जेनरिक मेडिसिन बनाती है, लेकिन मेरा जो इफ़िशियंसी है वो कहीं ना कहीं कम है और आपकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के पास मैं गया और मैंने 4 दिन तक गया और डॉक्टर साहब से कहा, लेकिन डॉक्टर को ये पता है कि ये जो बी वाला मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं बेटर रिएक्ट करता है। ठीक है, और हर बार वो क्या करते थे, वो प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखते थे कि ये वाला जो है बी वाला जेनरिक मेडिसिन जो है, इस दवा ये जो दवाई है ये इसमें इस बीमारी के लिए ठीक है। लेकिन मैं 4 दिन गया डॉक्टर साहब के पास और मैंने कहा, सर ऐसी ऐसी बात है, ये मेरी दवाई है, ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, आप ये रेफ़र कर सकते हैं। एक दिन गया, फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, चौथे दिन। तो मैंने क्या किया, जो आपके डॉक्टर हैं उनके माइंड पे ये बिठा दिया, यानी कि जो ये माइंड पे क्या बिठा दिया, जो ये मेरा ए वाला जेनरिक मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए है। अब जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, वो इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, वो क्या लिखेंगे, वो इसी चीज़, इस दवाई को लिखेंगे, ए दवाई को ही हमेशा प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वो जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर कुछ भी नई चीज़ आई है मार्केट में तो उसको नहीं सोचे समझे और दे दिए, लेकिन क्या था, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि ये दवाई जो है उसके लिए काम कर रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जबकि इफ़िशियंसी जो है वो आपकी बी में है। तो यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है उन्होंने इशू किया ऑर्डर 12 मई को
क्या कहा कि जो डॉक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रिस्क्राइब करेंगे केवल और केवल ओनली जेनरिक मेडिसिन इंस्टेड ब्रांडेड ड्रग्स। जो ब्रांडेड ड्रग्स है उसको छोड़ के जेनरिक मेडिसिन जो है वही वो क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब करवाने का रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या इससे क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन जो है कहीं ना कहीं मेंटेन होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि एक सर्वे करवाया गया। अब उस सर्वे में क्या पाया गया जब गवर्नमेंट ने अमंग द गवर्नमेंट डॉक्टर आस्किंग देम टू एक्सप्लेन इट, दे आर रिलक्टेंट टू राइट प्रिस्क्रिप्शन विद जस्ट जेनरिक नेम्स। इट इज़ नॉट सीक्रेट मेनी ऑफ इंडियन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सिंपली डू नॉट ट्रस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल जेनरिक मेडिसिन इन इंडियन मार्केट। यानी कि जो क्वालिटी है जेनरिक मेडिसिन पे, उस पर वो क्या हो रहे हैं, वो सहमत नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड ही कर रहा है कंट्री में। ठीक है, अब ये क्या रीज़न है? क्या इसके लिए उनको ब्राइब्स वगैरह मिलते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो क्या देखते हैं, इफ़िशियंसी देखते हैं। ठीक है, इफ़िशियंसी अगर आप ठीक दे रहे हो कहीं ना कहीं ठीक है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों में इस चीज़ की वजह से ही आपका क्या होगा, इसके बारे में बात की गई। लेकिन जेनरिक मेडिसिन क्या वो ठीक है हर टाइम पे? ये थोड़ा बताना मुश्किल है। लेकिन अगर बाहर की कंट्री की बात करें, जैसे यूएस की बात की है, यूएस में क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट लीगल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड गारंटी टू डॉक्टर ऑन इंटरचेंजेबल ऑफ जेनरिक मेडिसिन विथ ईच अदर एंड इनोवेटिव ड्रग्स। वहाँ पे इंटरचेंजेबल हो सकता है डॉक्टर के बीच में या फिर इनोवेटिव ड्रग्स के बीच में। ठीक है, वहाँ लीगल और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। क्या इंडिया में ऐसी मैकेनिज्म है? कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं इंडिया में भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल लागू करना चाहिए। और अगर वो लागू होते हैं कहीं ना कहीं हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आगे की चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, देखिए और क्या बता रहे हैं, बट नॉट ऑल जेनरिक बी टेस्टेड इन ह्यूमन वॉलेंटरी इन ऑर्डर मेजर्स रेट एट विच ड्रग्स इज बायोलोवेड द रेट एट विच द drugs dissolve in bloodstream. Such testing is required because generic manufacturer may use different expectant, binder, coating, punching machine which directly affect the ability of drugs dissolve in blood. देखिए जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होता है किसमें, ब्लड में, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। इफ डिजोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ जेनरिक ड्रग्स अगर सेम हुआ या सिमिलर हुआ जो इनोवेटिव ड्रग्स ओवर ए टाइम पीरियड में चल रहा है, तो ये डिक्लेयर होता है वो क्या होगा, एक बायो इक्विवेलेंट होगा, और उसको थेरापेटिक इंटरचेंजेबल विथ इनोवेटिव ड्रग्स, और इनोवेटिव ड्रग्स से उसको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। ठीक है, देखो बायो इक्विवेलेंस की बात की गई है। इंडिया जो मैंडेट किया है बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग जो है ओनली 2017 में स्टार्ट किया है, ओनली इन 2017 में किया था। ठीक है, इवन द रेगुलेशन व्यूअर वॉग। अब देखिए इसके लिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो लैक ऑफ बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग इज जस्ट वन ऑफ इशू विद जेनरिक मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, एक तो ये इशू है। अदर में ऐसी प्रॉब्लम क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। क्या लगातार टेस्टिंग हो रही है? ये इतना पैसा ही नहीं है, टेस्टिंग कहाँ से कर सके। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ड्रग्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दैट स्टेबल रहता है थ्रू स्ट्रेस सप्लाई चेन डिफर कंडीशन हीट एंड ह्यूमिडिटी। सप्लाई चेन जो है वो क्या सही रहती है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि सप्लाई चेन टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये भी मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अनस्टेबल ड्रग के कारण से स्टार्ट डिकम्पोजिंग पॉसिबल रिड्यूस इट्स इफिशिएंसी, और जिसके कारण से अगर सब मान लीजिए ए ड्रग्स है, अगर वो पहुंच ही नहीं पा रहा है किसी डॉक्टर के पास, तो वो क्या करेगा, वो उसको छोड़ के किसी दूसरी दवाई को प्रीफर करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी दवाई को प्रीफर करेगा, और जिसके कारण से वो उसकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। ठीक है, दिस इज कॉमन रिक्वायरमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बिकम मैंडेटरी ओनली इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट मैनेज द ओवरकम इमेंस अपोजिशन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखिए इसको सुधारा किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो आपकी कमियां होती है उसी को अगर आप सुधार लें, जैसे सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसको कहीं ना कहीं आप सुधार लें तो कहीं ना कहीं बेटर बन सकता है। आप जेनरिक मेडिसिन तो दे रहे हो, क्या क्वालिटी मेंटेन है, क्या टेस्टिंग उसकी मेंटेन है, क्या स्टेबिलिटी है, तो ये चीज़ भी आपको
ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था। चलिए अब अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दिल्ली ऑर्डिनेंस इज अनबेस्ड पावर ग्रैब। देखिए क्या है, सबसे पहली बात करें, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस को प्रोमोलेट किया। ऑर्डिनेंस कौन लेके आते हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब लेके आते हैं। ऑर्डिनेंस में क्या किया गया, अमेंड किया गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को, और नलीफाइड कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था मई 11, किस पे, पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, किस पे, पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है उसको कौन हैंड ओवर करेगा, यानी कि उसको कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंटमेंट करने का काम था वो हमारा है, लेकिन सेंटर ने क्या कहा, नहीं ये हमारे अंडर में है। ठीक है, जबकि अगर लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस की बात की जाए तो वो किसके अंडर है, वो सेंटर के अंडर में। तो दिल्ली के पास पावर ही नहीं है। ठीक है, और उसको जो पावर मिली हुई कौन से आर्टिकल में मिली है, 239 कैपिटल ए के तहत में दिल्ली को पावर मिली हुई है। ठीक है, पावर मिली हुई है 239 ए। और ये जो है कोई भी चीज़ को अगर मान लीजिए कोई भी कानून लॉ लेके आता है, वो कौन लेके आ सकता है, जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाए तो वो फिर किस बात का इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है कि भाई द ऑर्डिनेंस रिमूव एंट्री 41 सर्विस का ऑफ स्टेट लिस्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल एंड क्रिएट नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। क्या कहा गया, ऑर्डिनेंस में जो एंट्री 41 है उसको कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट अब इसकी कंट्रोल नहीं कर सकती। अब ये किसके पास चले गया, आपके जो अथॉरिटी है नेशनल कैपिटल सर्विस सिविल सर्विस का, वो अथॉरिटी के पास चला गया। ठीक है, अब क्या है जिसमें कि आपके इसमें कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम टू डिसाइड सर्विस मैटर इन दिल्ली में। ठीक है, ये लोग एक साथ मिलकर डिसाइड कर सकते थे। अब ठीक है, ये पूरा टोटल न्यूज़ है कि ऑर्डिनेंस आए। अब देखिए इससे क्या नुकसान होगा। सबसे पहली बात आती है फेडरलिज्म। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इज प्रॉब्लमेटिक एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे। सबसे पहले द गवर्नमेंट स्विफ्ट एंड बेंच एक्ट अनडूइंग कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जजमेंट डज नॉट एग्योर वेल फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब कहीं ना कहीं इसमें जो जुडिशियल जो जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया। क्या फेडरल स्टेट की बात कर रहा है, फेडरल स्टेट में क्या होता है कि जो आप पावर है, पावर शेयरिंग की बात करते हैं। क्या पावर आप यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं मिल पा रही है कि वो अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट कर सकें ब्यूरोक्रेट्स में। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, प्रॉब्लमेटिक कर रही है। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें एक DC वाधवा करके 1987 का केस है, उसको ध्यान रखना। क्या हुआ था, मिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड कैन नॉट बी परमिटेड टू सर्विस पॉलिटिकल एंड्स, मोस्ट क्रूशियल एडिंग द एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम्पशन टू एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशन, जैसे कि आपके लैंड, पब्लिक ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया अभी, वही सारी चीज़ें आप इसमें लिखे हुए हैं। अब ऑर्डिनेंस लाने से बेनिफिट है या नहीं है, ये सवाल उठता है। देखिए ऑर्डिनेंस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीके से लाए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आप हर चीज़ को अमेंड कर दो, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कोई ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जिससे कि सेपरेट जो पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। कहीं ना कहीं इंडिया की फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके कारण से जो टसल की स्थिति उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं ना हो। जो टसल सिचुएशन इंस्टीट्यूट होती है जो आपके सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कम हो। और अगर टसल कम होगा तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। जब तक टसल की स्थिति रहेगी तब तक कहीं ना कहीं ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स था। आगे बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ। क्रिपिंग चेंज,
क्या कह रहा है? आपने अभी ज्ञानवापी मॉस्क्यू का न्यूज़ तो सुना ही होगा, जिसमें 5 वुमेन जो है थोड़ा सा खुश नज़र आ रही है। क्या रीज़न था? देखिए, जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू था, मस्जिद था, उसके परिसर में एक मंदिर था, माता की मंदिर थी, ठीक है। उस पर जो ये 5 वुमेन है, उन्होंने क्या किया, एक शूट किया कि इसमें हिंदू देवते हैं और हमें जो पूजा करने की है अनुमति दी जाए पूरी तरह से, मतलब हम जाके पूजा करें। ये क्या होता था, पहले 1 साल में खुलता था, 1 साल में गए, एक बार पूजा होती थी, फिर उसको बंद कर दिया जाता, लेकिन इसको कंटिन्यूसली पूजा करने की मांग की गई। तो अब इनकी केस जो है खारिज तो नहीं हुई, लेकिन चलती रहेगी। अब इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करें आपकी 1991 की लॉ की, प्लेस ऑफ वर्शिप लॉ, ठीक है, एक्ट की, तो इसमें क्या था कि जो भी 1947 के बाद जो जैसे बन गए वो उसी तरह से ही रहेंगे। यानी कि अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेंगे, और आपके अगर मंदिर है तो मंदिर रहेंगे। सिर्फ आपके किन को छोड़ के, आपके जो बाबरी मस्जिद का केस है उस चीज़ को छोड़ के, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये एक्ट आया 1991 में, और यहाँ पूजा भी होती जाती थी निरंतर, लेकिन कोविड के टाइम पर रह गया। अब क्या बात हुई कि इसको फिर से कहा गया कि हमें कम्प्लीटली पूजा करने दिया जाएगा। अब जो जस्टिस जे मुनीरो है, उन्होंने क्या फैसला सुनाया, उनके खिलाफ जो एक्चुअली क्या हुआ था, जो इन्होंने जैसी सूट किए तो उनके खिलाफ जो आपके अंजुमन इंतजामिया मस्जिद है, उन्होंने भी केस फाइल कर दिया इन 5 वुमेन्स के खिलाफ। तब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर किसी को पूजा करने दिया जाए और वो मस्जिद के अंदर अगर अपने मंदिर को पूजा कर रहे हैं, किस देवते को पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करने के साथ साथ ये जो मस्जिद है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह मंदिर में बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा। तो एक्चुअली ये बात भी है कि अगर हम किसी चीज़ को, इसके मंदिर परिसर का कोई हिस्सा है और वहाँ पे अगर पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे घर के पास में अगर कोई मंदिर है और मैं वहाँ पूजा करने जा रहा हूँ, तो वो मंदिर जो है क्या मेरा पूरा घर ले जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की बात रखी गई है, ठीक है। अब इसका क्या चीज़ है, मैं आपको सारा समझाता हूँ क्या कह रहा है। गिवन द फैक्ट हिंदुइज्म revanchism has been quite active, claiming that several places of worship of Muslim had been constructed on ruined Hindu temples after demolishment. It matter concern that judiciary endorse use of legal means to lay foundation to building and possible future claim ज्ञान वापी मॉस्क्यू। क्या हुआ था ना, ज्ञान वापी मॉस्क्यू में जो मूर्ति थे वो कहीं ना कहीं डिमोलिश हो गए थे, तो उसको क्या किया जाए कि वहाँ पे पूजा करने की ये अनुमति देने की सिर्फ बात की थी। द कोर्ट इज राइट टू नोटिंग दैट वाइल डिसाइडिंग ए मोशन रिजेक्ट सिविल सूट द थ्रेशोल्ड इट हैज़ लिमिटेड इटसेल्फ ascertain made in the plaint. The plaintiffs have claimed that Hindu deities were being worshipped at mosque precincts before and after 15 अगस्त 1947। यानी कि ये पहले भी पूजा हो रहा था और आज़ादी के बाद भी हो रहा था। इन particularly they claim that daily worship of Hindu going in ज्ञानव्यापी till 19, और डेली जो वर्शिप है वो हिंदू व्यापी के चल रहा था कब से, 1999 से। आफ्टर सस्पेंडेड पीक ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट बाबरी मस्जिद, जब ये बाबरी मस्जिद का केस आया तो कहीं ना कहीं इसको लिमिटेड कर दिया गया, और इसको लिमिटेड किस दिन रखा गया, सिंगल डे एवरी ईयर में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्या नियम हमारे लिए सारे जो रूल और कानून है क्या हर चीज़ पे लागू होना ज़रूरी है? देखिए, कुछ जो चीज़ें लागू होना ज़रूरी है, जैसे ये जो एक्ट लाया गया था, POW का एक्ट लाया गया था, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था, और उसने कहीं ना कहीं जो आपके मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर करने से इससे कम्युनल जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस जो है वो बढ़ सकते थे।
तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस एक्ट को लाना ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन हर बात पे की जाए ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। सबको इक्वालिटी यहाँ पे होनी चाहिए और हर रिलीजन को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और हर रिलीजन जो है अपने आप में एक हर लेवल पे ही बेटर है, ठीक है। इस हिसाब से हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की द हिंदू की एनालिसिस थी। अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।